हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी होम साइंस का चैप्टर स्वास्थ्य एवं स्वस्थता, भोजन पोषण, हेल्थ एंड फिटनेस, फूड न्यूट्रिशन। ये बीए सेमेस्टर 1 का है, जीई के भी लिए ये है और डीएससी के लिए भी और ऑनर्स के लिए भी है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को सिलेबस बताया गया था, तो वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं सिलेबस। एंड अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप लोगों का 1 बाय 1 चैप्टर सारा कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर कर दे, क्योंकि होम साइंस का बुक, पासपोर्ट और गेस्ट पेपर कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसलिए सारे आपको कंटेंट प्रोवाइड कराए जाएंगे। चलिए जानते हैं स्वास्थ्य क्या है, स्वस्थता क्या है, भोजन क्या है, पोषण क्या है और भोजन पोषण तथा स्वास्थ्य के बीच में क्या संबंध है। भोजन जो है वो मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, यानी बेसिक नीड है। ठीक है, कुछ लोग ये समझते हैं कि खाना पीना ही जीवन है, हम उसी के लिए जीते हैं, लेकिन ऐसा विचार भ्रम है। भोजन मनुष्य के न केवल जीवित रहने के लिए ही आवश्यक है, बल्कि यह मनुष्य को स्वस्थ रखने के लिए भी जरूरी है। भोजन हमें स्वस्थ तो रखता ही है, साथ ही साथ विभिन्न कार्यों को करने की शक्ति भी देता है। श्री भगवत गीता में लिखा है, अनंत भवति भूतानि, जिसका अर्थ है मनुष्य खाद्य पदार्थ से बना है। आपकी माता के गर्भ से लेकर आपका शरीर आपके द्वारा लिए गए भोजन से ही बना है। निर्माण की यह प्रक्रिया जो है निरंतर चलती रहती है, इसलिए स्वस्थ जीवन के लिए पौष्टिक भोजन की भी निरंतर आवश्यकता होती है, यानी हमेशा ज़रूरत होती है। इस बात को भली भांति समझने के लिए हमें स्वास्थ्य, भोजन एवं पोषण के बारे में अधिक जानना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य शब्द से हम भली भांति परिचित हैं। अनंत काल से ही मनुष्य ने अच्छे स्वास्थ्य की महत्वता को जान लिया है। स्वास्थ्य से तात्पर्य शरीर की विशेष प्रकार की स्थिति या फिर दशा से है। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। WHO का कहना है कि स्वास्थ्य व्यक्ति विशेष की पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक निरोगता की स्थिति है, केवल रोग की अनुपस्थिति नहीं। अर्थात WHO का कहना है कि स्वास्थ्य जो है वो किसी व्यक्ति की पूरी तरीके से शारीरिक निरोगता और मानसिक निरोगता, सामाजिक निरोगता की स्थिति है। ये सिर्फ रोग की अनुपस्थिति नहीं है। ठीक है, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए, मानसिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी, तभी जाकर एक व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। अकॉर्डिंग टू WHO, हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल-बीइंग, नॉट ओनली अब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फॉर्मिटी। WHO की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, ये परिभाषा दर्शाती है कि स्वास्थ्य एक सकारात्मक अवस्था है। दूसरे शब्दों में स्वास्थ्य पूर्ण रूप से स्वस्थता की अवस्था है, ना कि सिर्फ रोग का ना होना। इस परिभाषा के अनुसार एक व्यक्ति किसी रोग से ग्रस्त नहीं है, फिर भी यदि वह किसी समय थका हुआ है, पस्त है या सुस्त महसूस करता है अथवा अपने काम में पूरी तरह ध्यान नहीं लगा पाता है, तो इसका अर्थ यही हुआ कि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है। लेकिन किसी अन्य समय वही व्यक्ति अपने आप को पूर्णतया यानी पूरी तरह से स्वस्थ महसूस करता है। इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति हर समय पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है, इसलिए उस व्यक्ति को स्वस्थ कह सकते हैं जो अधिकतर समय पूर्ण रूप से स्वस्थ जीवन व्यतीत कर। स्वास्थ्य की परिभाषा से हमने ये जाना कि स्वास्थ्य जो है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ कहेंगे। ठीक है, केवल शारीरिक रूप से जो हेल्दी है वो हेल्दी नहीं कहलाएगा। फिजिकल, मेंटल एंड सोशल तीनों तरीके से हेल्दी होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं फिजिकल हेल्थ क्या है और मेंटल हेल्थ क्या है और सोशल हेल्थ क्या है और स्पिरिचुअल हेल्थ क्या है, यानी आध्यात्मिक स्वास्थ्य क्या है। फिजिकल हेल्थ यानी शारीरिक स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के शारीरिक पक्ष से हम सभी भली भांति परिचित हैं। जब हम यह कहते हैं कि वह व्यक्ति स्वस्थ है, तो हम साधारणतया यानी नॉर्मली स्वास्थ्य के इसी पक्ष की बात करते हैं। कोई भी व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ माना जाता है यदि वह सक्रिय, चुस्त और फुर्तीला हो, एक्टिव हो। ठीक है, वह किसी शारीरिक रोग से ग्रस्त नहीं हो तथा उसमें इन कार्यों को करने की क्षमता हो। ठीक है, ये लक्षण पाए जाए, जैसे कि
आयु के अनुपात में वजन और लंबाई होना, हड्डियां मजबूत और वृद्धि सामान्य होना। शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के कुछ शारीरिक लक्षण मैं बता रही हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। आयु के अनुपात में वजन और लंबाई होना, हड्डियां मजबूत और वृद्धि सामान्य होना, बाल चमकीले और चिकने होना, दांत साफ, सामान्य एवं दोष रहित होना, गहरी नींद आना और रोग निरोधक क्षमता उत्तम होना, मांसपेशियां सुदृढ़ और विकसित होना, त्वचा स्वस्थ सुंदर व चिकनी होना, आंखें स्वस्थ और दोष रहित होना, चाल ढाल सीधी तनी हुई, पेट अंदर, भूख सामान्य यानी नॉर्मल होना, बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगना या बहुत कम भूख नहीं लगना, ठीक है, नॉर्मल एक भूख होना, उत्साही सक्रिय एवं शक्ति से भरपूर होना। तो ये सारे जो लक्षण मैंने अभी बताए ये फिजिकल हेल्थ के लक्षण हैं। अगर ये सारे लक्षण किसी व्यक्ति में पाई जाती है तो वो व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ कहलाएगा। अब चलिए बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ का, ठीक है। कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से यानी मेंटल रूप से तभी स्वस्थ माना जाता है यदि उनमें ये लक्षण दिखाई दे, ठीक है, या पाए जाए, जैसे कि तनाव तथा चिंता से मुक्त होना, दूसरों के प्रति भावुक होना, ठीक है, दूसरे के प्रति भावुक होना यानी किसी को खुश देखकर खुश होना, दुखी देखकर दुखी होना, ठीक है, आंतरिक अंतर्द्वंद से मुक्त होना यानी किसी से चिढ़ना जलना नहीं, संवेगात्मक स्थिरता होना, अच्छी मानसिक योग्यता होना, ठीक है, और मानसिक रूप से सतर्क और क्रियाशील होना, दिमागी रोगों से मुक्त होना, विभिन्न लोगों और विभिन्न परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में सक्षम होना, ठीक है। तो ये सारे जो लक्षण हैं ये मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण हैं। यदि ये लक्षण किसी मनुष्य में या व्यक्ति में पाए जाते हैं तो वो मानसिक रूप से स्वस्थ कहलाता है, ठीक है। यह कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। इससे स्पष्ट है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का आपस में सीधा संबंध है, ठीक है। इससे क्या स्पष्ट होता है कि फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ का आपस में सीधा रिलेशन है। मानसिक अस्वस्थता के कारण शारीरिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उदाहरण के लिए अधिक चिंता और तनाव से शरीर में उच्च रक्तचाप, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, अथवा हृदय रोग हार्ट डिसीज हो जाते हैं। इसके विपरीत शारीरिक अस्वस्थता से यानी अगर शारीरिक रूप से कोई बीमार है तो उससे मानसिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उदाहरण के लिए पोलियो से ग्रस्त जो बच्चा होगा वह खुद को सामान्य बच्चों से हीन अनुभव करता है यानी कम आंकेगा अपने आप को, और यही भावना उसे डर या तनाव की स्थिति में पहुंचा देती है। उम्मीद है कि आप लोगों को जो मैं बता रही हूँ अभी तक फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड हेल्थ की जो डेफिनेशन मैंने बताई अच्छे से क्लियरली समझ में आ रहा होगा। आ रहा है तो कमेंट करके बताइए कि हाँ हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, लगता है कि हाँ आप लोगों का फीडबैक सही है, मतलब मैं सही से अपना काम कर रही हूँ, ठीक है। अब हम लोग आगे जानेंगे सोशल हेल्थ के बारे में। सामाजिक स्वास्थ्य क्या है। सामाजिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में इस प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि वह समाज के दूसरे लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी अनुभव करता है, वह सबके साथ सहयोग और सहनशीलता से रहता है, और वह आसपास के लोगों से प्रेम से रहता है, ठीक है। तो ये लक्षण जिस भी व्यक्ति में पाए जाए वो सामाजिक रूप से स्वस्थ कहलाएगा। मानसिक स्वास्थ्य के बिना सामाजिक स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव है, क्योंकि यदि कोई मानसिक रूप से अपने में ही परेशान है तो सामाजिक रूप से स्वस्थ नहीं हो पाएगा, समाज में सामंजस्य नहीं बैठा पाएगा, ठीक है। उदाहरण के लिए यदि व्यक्ति अपनी परेशानियों से ही चिंताग्रस्त और तनाव युक्त है तो वो दूसरों की सहायता करने में सक्षम नहीं हो सकता है। इसी प्रकार शारीरिक रोग से व्यक्ति को चिड़चिड़ापन, मायूसी और दूसरों के साथ सामान्य व्यवहार के अयोग्य बना देता है, ठीक है। और अपराधी व्यक्ति जैसे चोर, डाकू आदि सामाजिक अस्वस्थता के उदाहरण हैं। उनका व्यवहार समाज द्वारा मान्य नहीं होता, इसलिए उन्हें असामाजिक तत्व कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं कि स्पिरिचुअल हेल्थ क्या होता है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य क्या है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य को परिभाषित कर पाना सबसे कठिन है। आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अधिकतर नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है, जैसे कि सच बोलना, भलाई करना, अपने कर्तव्यों का दृढ़ता से पालन करना तथा दूसरों को दुख न देना आदि। तो ये हो गया आध्यात्मिक स्वास्थ्य की परिभाषा। धैर्य यानी पेशेंस और आत्मिक शांति आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लक्षण हैं। इन्हें प्रार्थना, चिंतन और
कर्तव्य परायणता से प्राप्त किया जा सकता है। इस बात को महत्व दिया जाना चाहिए कि धार्मिक रीति रिवाजों का अंधाधुंध अनुसरण किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक स्वास्थ्य प्रदान नहीं करता है। यानी नैतिक रूप से जो स्वस्थ है उसे आध्यात्मिक स्वस्थता कहते हैं। ठीक है, अंधाधुंध रीति रिवाजों का अनुसरण करना ये सब आध्यात्मिक स्वस्थता के निशानी लक्षण नहीं है। एक स्वस्थ व्यक्ति परिवार, समाज व देश के लिए संपत्ति होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति जो है वह व्यक्ति परिवार, समाज और देश के लिए संपत्ति होता है। ठीक है, और अस्वस्थ व्यक्ति अपने देश, समाज और परिवार के लिए एक बोझ होता है। अब हम जानेंगे कि स्वस्थता यानी फिटनेस क्या होता है। ठीक है, स्वास्थ्य व्यक्ति की पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक निरोगता की स्थिति है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। जबकि स्वस्थता यानी फिटनेस जो है शारीरिक कार्य करने की क्षमता होती है। ठीक है, याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि स्वास्थ्य एवं स्वस्थता में क्या डिफरेंस है। स्वास्थ्य यानी हेल्थ जो है वो व्यक्ति की पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक निरोगता की स्थिति होती है, और स्वस्थता यानी फिटनेस जो है वो शारीरिक कार्य करने की क्षमता है। क्लियर। एक पोषित और स्वस्थ व्यक्ति अधिक ऊर्जावान, जीवट, आत्मविश्वासी तथा बेहतर सीखने में सामर्थ्य होता है। पोषित भोजन और नियमित व्यायाम स्वस्थता के लिए आवश्यक है। फिटनेस के लिए क्या क्या जरूरी है? पोषित भोजन और नियमित व्यायाम। ठीक है, स्वस्थता के दो आयाम होते हैं, एक होता है सामान्य स्वस्थता और दूसरा विशिष्ट स्वस्थता। ठीक है, पहला है जनरल फिटनेस एंड सेकंड वन इज स्पेसिफिक फिटनेस। जनरल फिटनेस जो है सामान्य स्वस्थता, स्वास्थ्य और सलामती की स्थिति है। ठीक है, और विशिष्ट स्वस्थता क्या है? स्पेसिफिक फिटनेस किसी विशेष कार्य, खेल या व्यवसाय को करने की विशिष्ट क्षमता को क्या कहते हैं? विशिष्ट स्वस्थता। ठीक है, पहले स्वस्थता को रोजमर्रा के कार्यों को बिना थकान करने के रूप में परिभाषित किया जाता था, लेकिन आज के संदर्भ में यह मापदंड उपयुक्त नहीं है। अब स्वस्थता को समझने, समझाने या परिभाषित करने के लिए कहा जाता है स्वस्थता यानी फिटनेस जो है किसी कार्य विशिष्ट यानी किसी खास काम को, विशेष काम को तथा अवकाश गतिविधियों को निपुणता से यानी अच्छे ढंग से तथा प्रभावी ढंग से करने की क्षमता, रोग निरोधक क्षमता यानी बीमारी से लड़ने की क्षमता और आपातकालीन स्थितियों से निपटने की क्षमता है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति फिट है तो वह सुदृढ़ महसूस करता है, अंदर से अपने आप को फिट महसूस करेगा, और स्वस्थता व्यक्ति को न केवल रोजमर्रा के जीवन के शारीरिक कार्यों को पूरा करने के लिए बल्कि आकस्मिक परिस्थितियों के लिए भी ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, जैसे दौड़कर बस पकड़ना, इन चीज़ों के लिए भी एनर्जी देती है फिट व्यक्ति को। ठीक है, फिटनेस जो। अब हम जानेंगे कि भोजन क्या है, फूड क्या है, इसके क्या कार्य होते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, भोजन। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक आता है कि भोजन क्या है, इसके कार्य बताएं। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में बहुत बार आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। भोजन क्या है? वे सभी तरल या ठोस पदार्थ यानी वे सारे लिक्विड एंड सॉलिड सब्सटेंस जिन्हें मनुष्य खाता है और अपनी पाचन क्रिया द्वारा अवशोषित करता है यानी ऑब्जर्व करता है और विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के लिए, कार्यों के लिए प्रयोग करता है, भोजन कहलाता है। ठीक है, क्लियर। अब देखो, भोजन के लिए केवल ग्रहण करना और पचकर अवशोषित करना ही काफ़ी नहीं है। भोजन का शरीर के लिए उपयोगी होना भी उतना ही ज़रूरी है। ठीक है, यानी कुछ भी खा लिया और वो पच गया, इतना ही काफ़ी नहीं है, जबकि भोजन का शरीर के लिए उपयोगी होना भी जरूरी होता है। उदाहरण के लिए रासायनिक मिठास यानी सैकरीन या बिना दूध या चीनी की चाय भोजन नहीं है, क्योंकि ये शरीर की आंतरिक क्रियाओं के लिए उपयोगी नहीं है। अब हम लोग जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। ठीक है, भोजन का वर्गीकरण। भोजन पशुओं और पौधों से प्राप्त होता है। इसका वर्गीकरण पोषक तत्वों के आधार पर और शरीर में वे क्या कार्य करते हैं इस आधार पर किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड यानी भोजन का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है? पहला है भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द फूड, एंड सेकंड वन इज शारीरिक कार्यों के आधार पर भोजन या पोषक तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड और न्यूट्रिएंट्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों के आधार पर देखिए भोजन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड कैसे होता है। पोषक तत्व भोजन के वे छोटे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनकी निर्धारित मात्रा, वृद्धि,
प्रजनन और सामान्य स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। पोषक तत्व जो होते हैं उसी रूप में या पाचन के पश्चात शरीर को पोषण प्रदान करते हैं। पोषक तत्व क्या करते हैं, वो अपने ही उसी ही रूप में या फिर पचने के बाद शरीर को पोषण प्रदान करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इन सभी तत्वों का अपना अपना कार्य निर्धारित होता है तथा भोजन में इनकी प्राप्ति विभिन्न खाद्य पदार्थों से होती है, यानी अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थों से होती है। भोज्य पदार्थों में करीब 50 विभिन्न रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। इन्हें कार्यों और संरचना की समानता के आधार पर 6 मुख्य समूहों में बांटा गया है। पोषक तत्वों के 6 मुख्य समूह ये है: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा यानी फैट्स, चौथा है खनिज लवण यानी मिनरल्स, एंड फिफ्थ वन इज विटामिन्स, एंड सिक्स्थ है जल यानी वाटर। ये सारे पोषक तत्व है जिसकी हमारे शरीर में आवश्यकता होती है वृद्धि एवं विकास के लिए। अब चलिए जानते हैं शारीरिक कार्यों के आधार पर भोजन का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। ठीक है, पोषक तत्वों का या भोजन का वर्गीकरण शारीरिक कार्यों के आधार पर। सभी पोषक तत्वों का अपना कार्य निर्धारित होता है, लेकिन फिर भी एक तत्व पूर्णतया स्वतंत्र होकर कार्य नहीं कर पाता। ठीक है, सारे पोषक तत्वों का एक निर्धारित काम होता है, लेकिन कोई भी एक तत्व जो है पूर्णतः स्वतंत्र यानी अकेले किसी कार्य को संपन्न नहीं कर सकता है। सभी शारीरिक कार्यों को ठीक ढंग से चलाने के लिए सभी पोषक तत्वों का भोजन में होना आवश्यक है। सभी पोषक तत्वों का होना आवश्यक है, यानी कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, वसा भी होना चाहिए, खनिज लवण यानी मिनरल्स भी होने चाहिए, विटामिन्स भी होना चाहिए और वाटर भी होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ खाए जा रहे। इन सभी पोषक तत्वों का मिश्रण होना चाहिए। अलग अलग कार्यों के आधार पर भोज्य तत्वों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है। ऊर्जा देने वाले भोज्य तत्व है प्रोटीन, ठीक है, वसा और कार्बोहाइड्रेट। वहीं निर्माण करने वाले भोज्य तत्व या पोषक तत्व होते हैं प्रोटीन, खनिज और जल। ठीक है, सुरक्षात्मक भोज्य तत्व होते हैं प्रोटीन, खनिज और विटामिन। वहीं नियंत्रक भोज्य तत्व होते हैं खनिज, विटामिन और जल। भोजन जो है फूड, वह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विभिन्न कार्य करता है, यानी अलग अलग कार्य करता है। यह सब जानने के बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं, जैसे हमें स्वस्थ रहने के लिए कितना भोजन और कैसा भोजन करना चाहिए। कम भोजन ग्रहण करने से या फिर अधिक भोजन ग्रहण करने से शरीर पर क्या प्रभाव होता है। पोषण का ज्ञान हमें इन प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं कि पोषण यानी न्यूट्रिशन क्या है। यदि आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन किया जाए कि पोषण क्या है, तो इसके आप आंसर दीजिएगा पोषण भोजन के मुख में प्रवेश होने के पश्चात उसमें होने वाले परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन है। यानी कि पोषण जो है, न्यूट्रिशन जो है, हम भोजन को जैसे मुंह में डालते हैं खाने के लिए, उसके बाद से उसमें जो भी चेंजेस आते हैं, ठीक है, उसका साइंटिफिक स्टडी जो करते हैं उसको हम लोग कहते हैं पोषण, न्यूट्रिशन। ठीक है, पोषण शरीर को पोषित करने वाले विज्ञान की एक शाखा है। ये जो पोषण का ब्रांच है, ठीक है, न्यूट्रिशन ब्रांच है, ये इसके अंतर्गत इसमें हम शरीर में भोजन के सेवन, पाचन, अवशोषण तथा उपयोग के बारे में अध्ययन करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति या हम भोजन करते हैं तो क्या होता है, भोजन का सेवन करते हैं, फिर वो पचता है यानी पाचन की क्रिया होती है, फिर वो अवशोषित होता है, अवशोषण की क्रिया होती है, उसके बाद स्वस्थ होता है व्यक्ति, स्वस्थ जीवन होता है और उसका उपयोग लाता है, यानी एनर्जी जो आती है उससे हम लोग क्रिया करते हैं। ठीक है, पोषण जो है, पोषण विज्ञान हमें इस बात का भी ज्ञान कराता है कि किन किन पोषक तत्वों की कितनी मात्रा कब और कैसे लेनी चाहिए, जिनके उपयोग से स्वस्थ जीवन बना रहे। पोषण यानी न्यूट्रिशन भोजन में उपस्थित विभिन्न पोषक तत्वों का शारीरिक क्रियाओं तथा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग पोषण कहलाता है। पोषण क्या है, भोजन में उपस्थित जो विभिन्न अलग अलग पोषक तत्व होते हैं उनका शारीरिक क्रियाओं यानी फिजिकल एक्टिविटीज़ और शारीरिक आवश्यकताओं फिजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए जो उपयोग करते हैं तो उसे पोषण कहते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में कार्य करता हुआ भोजन पोषण कहलाता है। क्लियर। पोषण के प्रकार जानते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण न्यूट्रिशन के प्रकार है, एक सुपोषण होता है, एक दूसरा होता है कुपोषण। ठीक है, सुपोषण यानी गुड न्यूट्रिशन एंड कुपोषण यानी कि माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन भी दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक अल्प पोषण यानी अंडर न्यूट्रिशन एंड
दूसरा है अत्यधिक पोषण यानी ओवर न्यूट्रिशन। ठीक है, दोनों ही गलत है, खराब है। न्यूट्रिशन जो होता है पोषण, वो संतुलित होना चाहिए। पोषण की परिभाषा जान गए आप। पोषण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, सुपोषण और दूसरा है कुपोषण। ठीक है, और कुपोषण भी 2 प्रकार का होता है, पहला अल्प पोषण और दूसरा अत्यधिक पोषण, अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन। चलिए जानते हैं पोषण का जो 2 प्रकार है, सुपोषण कुपोषण, उसके बारे में। सुपोषण क्या है? गुड न्यूट्रिशन, शरीर की आवश्यकता अनुसार उचित तथा निश्चित मात्रा में पोषक तत्व ग्रहण करना सुपोषण या उचित पोषण कहलाता है। ठीक है, यानी शरीर में जितना ज़रूरत है उस हिसाब से सही मात्रा में, निश्चित मात्रा में पोषक तत्व को लेना, ग्रहण करना सुपोषण या उचित पोषण, गुड न्यूट्रिशन कहलाता है। यह सर्वोत्तम स्वास्थ्य को विकसित करता है अथवा बनाए रखता है। सुपोषण ग्रहण करने वाला व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा भावनात्मक रूप से स्वस्थ होता है। वहीं कुपोषण की यदि बात करें, माल न्यूट्रिशन, तो कुपोषण का अर्थ है अनुचित पोषण। ठीक है, कुपोषण अस्वस्थता की वह स्थिति होती है जो शरीर में एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी या अधिकता के कारण होती है। ठीक है, कुपोषण क्या है? इसमें शरीर में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है या फिर अधिकता हो जाती है, तो इस स्थिति को, अवस्था को क्या कहेंगे? कुपोषण, माल न्यूट्रिशन। कु का अर्थ है बुरा और कुपोषण यानी बुरा पोषण। ठीक है, जिसे ग्रहण करने से व्यक्ति को उसकी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुकूल पोषण तत्व नहीं मिलते और वह अस्वस्थ हो जाता है। रोग जनित वातावरण भी कुपोषण की स्थिति उत्पन्न करता है। ठीक है, रोग जनित वातावरण यानी गंदे जगह पे रहना, मच्छर, मक्खी, नाला, ये सब के पास रहना, ये भी कुपोषण की स्थिति उत्पन्न करता है। कुपोषित व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से अस्वस्थ होता है। कुपोषण जो है 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक है अल्प पोषण यानी अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन क्या है? पोषण की वह स्थिति जिसमें कि भोज्य तत्व जो है वो गुण और मात्रा में शरीर के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। इनमें से एक या एक से अधिक तत्वों की कमी पाई जाती है, अल्प पोषण कहलाती है। ठीक है, तो अल्प पोषण क्या है? पोषण की वो स्थिति जिसमें भोज्य तत्व यानी जो हम लोग खा रहे हैं वो क्वालिटी एंड क्वांटिटी में शरीर के लिए पर्याप्त इनफ नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें एक या एक से अधिक तत्वों की कमी, एलिमेंट्स की कमी पाई जाती है, ये अल्प पोषण कहलाता है, अंडर न्यूट्रिशन। ठीक है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है वो गिरता चला जाता है, उसे अनेक रोग घेर लेते हैं, विशेष रूप से भोज्य तत्व हीनता जनित रोग। ठीक है, शारीरिक एवं मानसिक विकास भी रुक जाता है अल्प पोषण की वजह से। अंडर न्यूट्रिशन की वजह से क्या होता है? शारीरिक और मानसिक विकास जो होता है, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, वो भी रुक जाता है। अब जानते हैं अत्यधिक पोषण क्या है? ओवर न्यूट्रिशन, पोषण की वह स्थिति जिसमें पोषक तत्वों के गुण और मात्रा आवश्यकता से अधिक होती है। ठीक है, यानी कि न्यूट्रिशन का वो कंडीशन जिसमें कि न्यूट्रिशन फैक्ट्स जो होते हैं उनकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी वो ज़रूरत से ज़्यादा होती है, जिसके कारण शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, अत्यधिक पोषण कहलाती है। अपने खाने में यानी आहार में अधिक कैलोरी लेने से मोटापे की स्थिति पैदा हो जाती है और अन्य भोज्य तत्व अधिक लेने से शरीर में विषाक्तता यानी टॉक्सिसिटी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अन्य भोज्य पदार्थ अधिक तत्व लेने से शरीर में क्या होती है? टॉक्सिसिटी हो जाती है, विषाक्तता हो जाती है। दोनों ही स्थितियां स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। अभी तक हमने जाना कि स्वास्थ्य क्या है, स्वस्थता क्या है, भोजन क्या है, पोषण क्या है, हेल्थ, फिटनेस, फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में हमने जाना। अब हम जानेंगे भोजन, पोषण तथा स्वास्थ्य के बीच में क्या संबंध होता है। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन फूड, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। अब आप बताइए कि क्या भोजन से हमारे स्वास्थ्य में कोई फ़र्क पड़ता है? हाँ, ऐसा होता है। हम देख सकते हैं कि पोषण और स्वास्थ्य का व्यक्ति के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल पर तथा मानसिक क्षमता से सीधा संबंध है। सर्वेक्षणों के आधार पर पाया गया है कि कुपोषित व्यक्ति का वजन सामान्य की तुलना में प्रायः कम पाया जाता है, उसमें रोग निरोधक क्षमता भी कम होती है। ठीक है, अव्यवस्थित दांत, निर्बल शरीर, कोमल और दुर्बल अस्थियां, रोगग्रस्त शरीर, शुष्क बाल और त्वचा आदि कुपोषण का ही परिणाम है। सुपोषण शारीरिक विकास,
शारीरिक और मानसिक क्षमता, कार्य क्षमता, रोग निरोधक क्षमता तथा सक्रिय जीवन व्यतीत करने के लिए अति आवश्यक होती है। यह जीवन अवधि के निर्धारण का भी एक कारक है। ठीक है, व्यक्ति की जो जीवन अवधि होती है उसके भी एक निर्धारक है। क्या? पोषण। भोजन स्वयं पोषण का महत्वपूर्ण तत्व है। अतः व्यक्ति जो भी भोजन करता है तथा जिस प्रकार करता है पोषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के तौर पर भोजन और पोषण में परिवर्तन करके विभिन्न रोगों की रोकथाम की जा सकती है। जीवन आयु में भी वृद्धि की जा सकती है। बच्चे पर किए गए विभिन्न सर्वेक्षणों में कुपोषित बच्चों में विचारों की अस्थिरता, एकाग्रता की कमी और अधीरता पाई गई। ऐसे बच्चों के भोजन में आवश्यक परिवर्तन करके उनके व्यवहार में पर्याप्त सुधार देखा गया है। उत्तम पोषण से व्यक्ति आत्मविश्वासी, सजग और सुरक्षित महसूस करता है। उत्तम पोषण उत्तम मानसिक क्रियाशीलता बनाए रखने में सहायक होता है। अनेक प्रयोगों से यानी प्रैक्टिसेस से यह सिद्ध हुआ है कि स्कूल में छोटे बच्चों की मानसिक उपलब्धियां पोषण द्वारा प्रभावित होती है। जिन बच्चों को पोषक भोजन मिलता है वे उन्नत उपलब्धियां प्राप्त कर पाते हैं। भूख की अवस्था में पढ़ाई में मन नहीं लगता। भोजन, पोषण और स्वास्थ्य का संबंध इन शॉर्ट बता देती हूँ। ठीक है, भोजन जो है उससे सुपोषण हो सकता है या कुपोषण हो सकता है। ठीक, तो चलिए जानते हैं सुपोषण की अवस्था क्या होती है। सुपोषण जो होता है उसमें व्यक्ति स्वस्थ होता है, निरोगी होता है, उसकी जीवन आयु में वृद्धि होती है, सक्रिय एवं प्रभावी जीवन वो जीता है, मानसिक रूप से स्वस्थ होता है और विकसित शारीरिक ढांचा होता है। वहीं कुपोषण से ग्रस्त व्यक्ति जो होता है वो अस्वस्थ होता है, रोगी होता है, जीवन आयु में भी उसकी कमी होती है, असक्रिय होता है, आलसी होता है। ठीक है, मानसिक दुर्बलता होती है, माने मानसिक रूप से कमज़ोर पाया जाता है। अत्यधिक पोषण या अपर्याप्त पोषण इसके कारण होते हैं। ठीक है, अविकसित शारीरिक ढांचा होता है, यानी इसका जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो सही से नहीं हो पाता है। काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे अपने स्टडी ग्रुप्स एंड क्लासमेट से शेयर करना नहीं भूलिएगा। एंड थैंक यू viewers for watching this video.